ड्रामा की स्टार्टिंग में जैसे जब अपने फ्लैट में जाती है तो देखती है कि इस बार की जो वो लड़की है वो पहले से अलग है। एक्चुअल में इस घर में उसका फियांसे क्यों रहता था। वो करीब 1 साल में 52 लड़कियां बदल चुका था और ये 53 गर्ल थी जो कि उसके साथ थी। रिमी उसे एंटी प्रेगनेंसी पिल देती है तो उसे फेंकते हुए कहती है मैं और क्यों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। वो हंसने लगती है। 4 दिन पहले वाली लड़की ने भी यही कहा था और अब वो खो गई है कहीं इस दुनिया में। तभी क्यों यहाँ पर आता है और वो रिमी को जेलस फील कराने के लिए कहता है बेबी तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये दुनिया की सबसे अनरिलायबल पर्सन है मेरे लिए। डोंट वरी तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम एंजॉय करते हैं। और वो उसके सामने ही रोमांस करने लगता है। हमें पता चलता है कि रिमी और क्यों एंगेज जरूर है लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। क्यों बाहर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रख चुका है और रिमी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस क्यू से इसलिए शादी कर रही है क्योंकि बदले में अपनी मॉम का थ्रेटर वो अपनी फैमिली से मांग सके। उन दोनों को छोड़ करके वो वहां से बाहर निकल जाती है। वो सोचती है बहुत हो गया। जब क्यू यहाँ पर उससे ये नहीं कर रहा तो उससे भी सिंगल रहने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्लब जाती है जहाँ पर कि लौटते समय वो एक बंदी से टकराती है। वो बंदा काफी ही ज्यादा हैंडसम था और यहाँ पर वो उसे इस तरीके से देखते ही रह जाती है। वो उससे पहले तो पूछती है कि क्या वो सिंगल है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सिंगल है, तो नुआन उसे कहता है हाँ। फिर वो उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है। नुआन एक बार में ही मान जाता है। फिलहाल रिमी को नुआन की आइडेंटिटी नहीं पता थी और वो इस तरीके से उसके साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह जब वो जाती है तो देखती है कि नुआन कमरे में नहीं है। वो सोचती है कि शायद वो जा चुका है। वो भी उठ करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन नूहान रिमी के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया हुआ था। वो यहाँ पर आता है तो सोचता है कि रिमी जा चुकी है। रिमी का नेकलेस वहीं कमरे में गिर गया था, तो वो उसे उठा करके रख लेता है और रिमी से कहता है मतलब खुद में अपने मन में कहता है रिमी के लिए कि हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। इट मीन्स कि रोहन जानता था कि रिमी कौन है। इसी वजह से वो कल रात उसके साथ रोमांस करने के लिए हाँ कह दिया था। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग रिमी को देखते हैं। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर गई हुई थी। वो जानबूझकर के बहुत ही बुरा यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है। सारे यहाँ पर कहने लगते हैं कि वो बहुत ही बुरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है फाइनली यहाँ से आपका पीछे छूट ही गया है। कोई नहीं जान पाएगा कि एक्शन में आप वो फेमस गर्ल है जिस पर कि यहाँ पर सब उसे अपने कंपनी के साथ काम कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। रिमी जानबूझकर के ऐसा कर रही होती है ताकि उसकी फैमिली उसका फिलहाल के लिए पीछा छोड़ दे। वो हमेशा ही उसका इस्तेमाल करते रहते थे। वहां से निकल करके वो अपने घर पर जाती है जहाँ पर कि वो फ्रेशन अप होते हुए सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर उस हॉट लड़के का नंबर क्यों नहीं लिया। उसकी बॉडी क्या मस्त मस्त वाली थी। तभी उसे क्यों की मॉम का कॉल आता है और उसे कहती है कि क्यों के अंकल यहाँ घर पर आए हुए हैं, आकर के थोड़ा-सा मिल लो, ग्रैंडफ़ादर भी तुम्हें बुला रहे हैं। वो मोस्टली रिमी के साथ अच्छे से बिहेव करने का एक्टिंग किया करती थी। तो रिमी भी कह देती है ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ उससे मिलने के लिए। आफ्टर दैट वो रेडी-वेडी होकर के बिल्कुल भोली-भाली और सीधी-सादी बन करके उनसे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर किसकी मॉम उसे काफ़ी इनोसेंट समझ रही होती है। उसे क्या पता था कि पीठ पीछे वो क्या गेम खेल रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से क्यू और रिमी दोनों साथ में आए हुए थे। ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। जहाँ पर कि वो सोच रही होती है कि वो काफ़ी साल पहले ही क्यू के अंकल से मिली थी, पता नहीं अब उसे पहचानेंगे या नहीं। घर के अंदर जाने पे ग्रैंडफ़ादर रिमी को अपने पास बुलाते हैं और उसे उसके अंकल से इंट्रोड्यूस करा रहे थे। रिमी ये देख कर के शॉक हो जाती है। उसका अंकल कोई और नहीं, वही बंदा है जो कि कल रात रिमी के साथ था। रिमी इतनी शॉक हो जाती है, उसे डर था कि कहीं यहाँ पर इस तरीके से वो उसे ये ना करने लगे, मतलब सबके सामने वही सच्चाई ना बता दे। नोआन ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो तो उसे जानता ही नहीं है और काफ़ी सालों बाद वो उससे मिल रहा है। उसे लगता है कि चलो ठीक है, फिलहाल ग्रैंडफ़ादर के सामने तो वो कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा है। वो उन दोनों को टी ऑफ़र कर रहा होता है और नुआन यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। रिमी घबराई हुई थी कि अगर वो ग्रैंडफ़ादर को बता देगा, तो 4 सालों से जो वो एक्टिंग कर रही है, अच्छी होने वाली बहू बनने का, उसका तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा।
दूसरी तरफ जब क्यू यहाँ पर आता है तो नुआन रिमी के लिए लोटस सीड तोड़ने के लिए उसे बोलता है। रिमी को लोटस की सीड खाना बहुत ही पसंद था और इस तरीके से वो उसे वहां पर भेज उसके आने पर वो उसे बोलता है जाओ जाकर के लोटस का सीड लेकर के आओ। क्यू को वो लोटस का सीड तोड़ने के लिए जाना पड़ता है। रिमी बाहर बहाना बना करके निकलती है और वो यहाँ पे ये देख कर के शॉक हो जाती है कि नुआन उसे फ़ॉलो करते-करते आ रहा है। वो फ़िलहाल उसे दूर ही रहने के लिए उसे कहती है और कहती है कि एक्चुअल में वो ड्रंक थी। उसे कल रात पता नहीं चल पाया और इस बात को अगर वो भूल जाए तो बेहतर ही होगा। लेकिन वो कहाँ ही उसे जाने देने वाला था। वो तो उसे जो चिपके जा रहा था कि बस पूछो ही मत। वो रिमी को अब अपना बनाने का प्लान करके आया था। तभी इधर क्यों उसके लिए लोटस को सीड लेकर के इधर आने लगता है। रिमी को डर था कि कहीं यहाँ पर उन्हें पता न चल जाए। इसी वजह से वो उसे खुद से दूर करने के लिए बोलती है। क्योंकि यहाँ पर आने पे रिमी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो यहाँ पर अकेली है। आफ्टर दैट वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि जानबूझकर के रिमी के बगल में नुहान बैठा हुआ था। क्यू को अपनी मोम के पास जाकर के बैठना पड़ता है और यहाँ पर अंडर द टेबल वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसकी मॉम जानबूझकर के यहाँ पर बातें निकालती है और कह रही होती है कि बहुत टाइम हो गया है रिमी और क्यों को एंगेज हो, क्यों ना हम उसकी शादी करवा देते हैं। मन ही मन सोचती है कि अगर यहाँ पर उसकी शादी हो जाएगी तो ही तो फिर ग्रैंडफादर कंपनी के कुछ परसेंटेज उसे देंगे, वरना तब तक तो वो उसे देने नहीं वाले। और ग्रैंडफादर को वो पसंद थी, इसी वजह से रिमी की क्योंकि मोम ने शादी करने के लिए भी हाँ कहा था। फिर हम लोग देखते हैं कि नुआन यहाँ पर बीच में आने लगता है और कहता है रिमी से भी तो उसकी मर्जी पूछ ली जाए कि एक्चुअल में वो शादी करना चाहती है या नहीं। उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। हाँ, इसलिए भी कहना पड़ता है क्योंकि वो अगर हाँ नहीं कहेगी तो फिर अपनी मॉम की डाउरी में वो अपनी मॉम का थिएटर, डांसिंग थिएटर वो कैसे ले पाएगी? और यहाँ पर नुहान को लगने लगता है कि इतना सब कुछ क्यों उसके साथ कर रहा है। आफ्टर दैट भी वो उससे शादी करना चाह रही है। क्या वो सच में उससे इतना प्यार करती है? या फिर ये भी पागल लड़की है, प्यार के चक्कर में क्यों जैसे प्ले बॉय से शादी कर रही है? वो खुद ही कन्फ्यूजन में था। वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पर रिमी उसे कहती है कि एक्चुअल में वो सही में अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे क्यों से शादी करना चाहती है, ग्रैंडफ़ादर जब चाहें उसे उसकी शादी करा सकते हैं, तो फिर वो शॉक हो जाता है यहाँ पे। और थोड़ा-सा ड्रंक हो जाता है और रिमी को कह रहा होता है कि वो ड्रंक होने के बाद इस तरीके से गाड़ी नहीं चला सकता है, तो वो उसे घर छोड़े। वो दोनों जब बाहर जाते हैं, तब यहाँ पर रिमी उसे कह रही होती है कि देख भाई ऐसा है ना, बेहतर होगा कि हम दूर ही रहें। हम दोनों का क्यों कोई फ्यूचर नहीं है, तुम मुझे पता है कि सिर्फ़ परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। अब मैं यहाँ पर क्योंकि होने वाली वाइफ़ होने वाली हूँ। तुमने सुना ना डाइनिंग टेबल पर शादी की बातें हो रही है, तो फिर इस बात को खींचने का कोई मतलब नहीं है। नोहन उसे कहता है मुझे पता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से क्यों से शादी नहीं कर रही हो, डोंट वरी। मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकूँगा नहीं। मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें जो करना है करो। चाहे मेरे फैमिली के खिलाफ ही तुम्हें क्यों ना काम करना हो, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। रिमी को वो ऐसे बोल रहा था, रिमी कन्फ्यूज़ कि उस पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। फिर नुमान जिस कार को ड्राइव करके यहाँ लेके आया था, वो लिमिटेड एडिशन कार था। अभी रिसेंटली उसने शोरूम से निकाला था और वो रिमी को कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट है। आई नो तुम्हें गिफ्ट किसी ने नहीं दिया, मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम रख सकती हो। तो वो ये देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि एक्चुअल में कार बहुत ही महँगा था और वो ये कार बाय करना चाह रही थी। साथ ही में वो नुआन के साथ बचपन में बिताए हुए कुछ वक़्त को याद कर रही होती है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा वाले उसके लिए अब मायने रख रहे थे क्योंकि हमेशा ही नुआन के वर्ड्स उसे मोटिवेट किए थे बचपन में। जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसकी सौतेली सिस्टर जीजी उसके डैड और अपनी मॉम के साथ यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद यही तीनों फैमिली है। वो लोग जीजी के लिए भी कार बाय करने का प्लान कर रहे होते हैं। रिमी यहाँ पर आती है, उसके फादर उससे कहते हैं तो क्या तुमने यहाँ पर क्यों की मॉम से बात किया? वो क्या कह रही है यहाँ पर वो लैंड देने के बारे में? रिमी कहती है कि एक्चुअल में वो आजकल बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहती हैं, उस बारे में हमारी बात नहीं हो पाई। एक्चुअल में बिज़नेस के फ़ायदे के लिए जीजी के डैड को यानी कि रिमी के डैड को वो लैंड चाहिए था और इस वज़ह से भी वो उसकी शादी ऐसे क्यों से करा रहे होते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा हो सके। और रिमी यहाँ पर दिमाग लगा रही होती है और सोच रही होती है कि वो जल्दी से बस ये थिएटर इनसे ले ले, फिर उन्हें उनकी औकात तो दिखा कर के रहेगी। और इसी वज़ह से वो इनके साथ काफ़ी पोलाइटली बिहेव किया करती थी, सब कुछ इनकी नौटंकियों को बर्दाश्त भी किया करती थी। उसकी स्टेप मदर उसको इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी।
लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बोलती थी, सब कुछ इनोसेंट बन के झेलती थी। उसकी उसकी मॉम के साथ की ये फर्स्ट एंड लास्ट फ़ोटो थी और यहाँ पर वो उन्हें देख कर के हमेशा ही याद करती थी। उसकी मॉम इस तरीके से एक आर्टिस्ट थी और वो भी अपनी बेटी रिमी को आर्टिस्ट ही बनाने वाली थी। वो एक आर्टिस्ट तो थी, लेकिन दुनिया की नज़र में नहीं थी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखती है। रिमी को अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में वो जिस हैट को जो कि डांसिंग में इस्तेमाल होता है, अपनी मॉम का बनवाने का प्लान कर रही थी, उसे बनाने वाला मिल गया है। बहुत ही मुश्किल से इस चीज़ को बनाया जा सकता था। तो उसे ढूँढने के लिए अगले दिन जाती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ये इंसान एक बार में एक ही इंसान से मिलता है, तो तुम जाओ, जा करके उसे कन्विंस करो कि वो तुम्हारे मॉम का हैट बना दे। और फिर इस तरीके से रिमी जब उस इंसान से मिलने के लिए जाती है, तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि वो इंसान कोई और नहीं, नुआन ही है। नुआन से वो कहती है कि देखो ऐसा है ना कि मैं किसी भी हालत में अब इस हैट को बनवाने वाली हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर वो हँसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर पैसे चाहिए होंगे? तो कहती है, ठीक है बताओ क्या चाहिए? वो उसे किस करते हुए कहता है, मुझे तुम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो और ये बात ये थोड़ी लंबे समय तक चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो उसकी बात को मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है फिर। वैसे भी हम पहले भी तो इंटीमेट हो ही चुके हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से साथ में वापस से भी इंटीमेट हो जाते हैं, तो क्या ही बिगड़ जाएगा? ये कहते हुए वो उसकी बात को मान जाती है। वो उससे उसका नंबर माँगता है और कहता है कि ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर मुझे अपना नंबर दे दो। तो वो उसे अपना नंबर भी दे देती है और दोनों जुड़ जाते हैं। उसे नहीं पता था कि रिमी को अब नुआन छोड़ने नहीं वाला है, चाहे जो भी हो जाए। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना कर के रहेगा। साथ ही में वो उसे एंगेजमेंट भी तोड़ने के लिए बोलता है, ये कहते हुए, एंगेजमेंट तुम्हें क्यों से तोड़ना पड़ेगा? तो ही मैं ये बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। तो फिर उसकी मजबूरी हो जाती है इस बात को मानना और कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर ये हैट मुझे बना कर के देना होगा। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि रिमी को एक डांस कंपटीशन में बुलाया जाता है। टीचर उसे फर्स्ट वीआईपी रो में बैठने के लिए बोलती है। अगर उस दिन उसकी स्टेप मदर ने उसके जूस में कुछ ऐसा दवा नहीं मिलाया होता, जिस वजह से कि टेम्पररी उसकी वॉइस चली जाए, तो रिमी आज टॉप की सिंगर सबके सामने होती है। और यहाँ पर इस तरीके से क्यों यहाँ पर आती है और तमाशा करने लगती है। अरे इसकी जैसी अननोन गर्ल्स को यहाँ वीआईपी वार्ड में बैठने का कोई औकात ही नहीं है। और सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि कोई रिमी की आइडेंटिटी को जानता ही नहीं था। दूसरी तरफ वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो क्यों से भड़का के बोल रहे होते कि वीआईपी सीट में बैठने का कोशिश कर रही है। मेन जो यहाँ का टीचर था वो भी रिमी का ही बुराई कर रहा था। तो प्रिंसिपल उन दोनों को डांटते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ शो अटेंड करने के लिए नहीं आई है, ये यहाँ के जज है और अवार्ड शो में अवार्ड देने के लिए आई है। तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? क्यों को एक्चुअल में नहीं पता था और उसे फिलहाल पता भी नहीं चल पाता है। वो खुद शौक थी कि आखिरकार ये कौन हो सकती है भाई। और फिर रिमी अपना काम करने के बाद लाइब्रेरी में बुक रखने के लिए जाती है, तभी नुआन उसका हेल्प करने के लिए आता है। वो वापस से यहाँ पर रिमी को कंग्रेचुलेट विश करने के लिए उसे इस तरीके से फ्लावर बुके वगैरह भी लेकर के आते हैं। साथ ही में रिमी के शो के पासेज उसे देते हुए साथ चलने के लिए कहता है। रिमी उसे मना कर देती है क्योंकि यहाँ पर वो उसी के शो में उसी को इनवाइट कर रहा है। वो जाती तो फिर शो ही कौन करता। दोनों का यहाँ पे रोमांस चल ही रहा होता है कि क्यों को यहाँ पर उसकी मॉम ने जबरदस्ती रिमी से मिलने के लिए भेजा हुआ था। तो वो एक फ्लावर बुके लेकर के उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि रिमी किसी लड़के के साथ है और वो कोई और नहीं नुआन है। नुआन जल्दी से अंडर द टेबल छुप जाता है और क्यों उसे पकड़ नहीं पाता है और रिमी को यहाँ पर फ्लावर बुके दे करके वहां से जा रहा होता है। नुआन का अंडर द टेबल फ्लर्ट रिमी को बहुत ही अनकंफर्टेबल करा रहा था क्यू के सामने। उसके जाते ही वो उसे किस कर लेता है। रिमी उस पर गुस्सा करती है, दोबारा क्यू के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसे कॉल आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। नुआन सोच रहा था रिमी कब समझेगी कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करता है। बाहर निकलती है तो क्यों अपनी नई कार का शो ऑफ कर रही होती है अपने दोस्तों के बीच में। और यहाँ पर उसके दोस्त उसकी काफी बड़ाई कर रहे थे। रिमी यहाँ पर आती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, आई नो तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी में कभी बैठने की औकात नहीं होगी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। रिमी कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास खुद का कार है। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जब रिमी
की से उस कार को अनलॉक करती है तो सब देख के शॉक हो जाते हैं। ये तो लिमिटेड एडिशन कार है, ऐसे एक मिस्टीरियस इंसान ने खरीदा था। क्यों का तो मुंह ही बन जाता है। रिमी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करके चेंज कर रही होती है तभी नॉन उससे गेस्ट की तरह मिलने के लिए आता है। काफी वीआईपी गेस्ट था तो रिमी और उसके स्पॉन्सर भी उसे मना नहीं करते हैं। तो वो मास्क लगा लेती है। नुआन यहाँ पर उसकी सीढ़ी पर उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था और बोलता है कि एक्चुअली में मैं ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा हूँ। तब तक नुआन को नहीं पता था कि रिमी ही वो डांसर है। रिमी सोच रही होती है मेरे अलावा भी कोई नुआन के लाइफ में प्रेजेंटली है क्या जिसके लिए कि वो इस तरीके से ऑटोग्राफ साइन करवा करके लेकर के जा रहा है। वो नुआन से इस बारे में कुछ बोलती नहीं है। नुआन उस सीढ़ी को लेकर के वहां से चली जाता है। रिमी ने वैसे तो अपनी आइडेंटिटी रिवील कुछ दिन बात करने के बारे में सोचा था। तभी वहां पर क्यों की मॉम का कॉल आता है कि क्यों क्लब में ड्रंक है उसे घर लेकर के आओ। रिमी जब उसे लेने के लिए जाती है तो वहां पर भी वो लड़कियों के साथ ही चिपका पड़ा था। और यहाँ पर वो रिमी को कह रहा होता है तुम मेरी फियांसे हो, मैं तुम्हारी बात मान करके घर तभी चलूंगा जब तुम यहाँ पे रखा ड्रिंक करो। रिमी मना कर देती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कहता है कि हम दोनों भले ही एंगेज है लेकिन मैं कभी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ। रिमी उसकी बदतमीजियों पर काफी गुस्सा करने लगती है तो क्योंकि वो गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मुझे मना कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर दूँ तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन तभी क्लब में नुआन आ जाता है रिमी का हेल्प करने के लिए और वो उसकी काफी पिटाई लगा करके रिमी को सेव करता है। क्यों नशे की हालत में कहते हैं कि ये फियांसे है मेरी, चाहे मैं जो करूँ, तुम होते कौन हो बोलने वाले, अंकल हो गए घर पे। नुआन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो क्यों को अच्छा खासा सबक लगाते हैं। उसके फ्रेंड जैसे तैसे करके यहाँ पर क्यों को संभालते हैं और रिमी को वहां से वो लेकर के जाता है। कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्यों के बिहेवियर से, लेकिन अपना गुस्सा वो रिमी के ऊपर नहीं निकालता है और वो उसे केयर करते हुए वहां से सेव करते हुए लेके जाता है। रिमी को सिर्फ इतना कहता है कि तुम मना भी तो कर सकती थी ना। रिमी कहती है ये मेरे और क्यों के मॉम के बीच की पर्सनल बातें हैं, वो मेरा फियांसे है, मैं ऑब्वियसली उसे तो ऐसे क्लब में नहीं छोड़ सकती थी ना। उसने मुझे उसे लाने के लिए कहा था, दैट्स व्हाई मैं गई थी। वो रिमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। रिमी नुआन के साथ उसके घर जाती है जहाँ पर कि उसे ऐसा लगता है कि शायद नुआन वापस उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर वो उसके पैर पर फर्स्ट एड लगाने के लिए उसे लेके आया हुआ था। उसे एक्शन में पता चल गया था कि रिमी यहाँ पर वहाँ शीशा ग्लास टूटने की वजह से इंजर्ड हो गई है। दैट्स वही वो उसे यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। अब रिमी कहीं ना कहीं उसकी इन बातों से इम्प्रेस तो हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि रो नुआन का ये जो भी बात है वो सारा फेक भी हो सकता है। पर इतना आउटस्टैंडिंग बंदा कैसे ही मुझसे प्यार कर सकता है। वो रिमी को दवा देते हुए कहता है इसे रख लो और इसे दिन में 3 बार कल से अप्लाई करना। जब वो घर जाती है तो देखती है कि यहाँ पे क्योंकि पिटाई लगाई जा रही है और उसके ग्रैंडफादर उसको बहुत ही बुरे तरीके से पनिश कर रहे हैं। उसने जो किया ऑब्वियस सी बात है कि पनिशमेंट तो उसे मिलना ही चाहिए था। अब रिमी यहाँ पर सिचुएशन को संभालने का कोशिश कर रही थी क्योंकि मॉम एज यूजुअल सारा ब्लेम रिमी पर डाल देती है। रिमी भी कह रहे थे कि हाँ ग्रैंडफादर मेरी गलती है, अगर मैं पहले गई होती तो शायद क्यों इतना तमाशा नहीं करता। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम अभी भी इसका सपोर्ट कर रही हो और जैसे तैसे करके यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करती है। नुहान ये देख करके सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में पागल है क्या, क्या ये सच में यहाँ पर इतना ज्यादा उससे प्यार करती है कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। ग्रैंडफादर यहाँ पर काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं कि अगर वो दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर बेहतर होगा कि हम उन दोनों का शादी ही करा दें। बट अभी शादी वाली बात वो बोलते नहीं है। रिमी घर में अंदर जाती है तो यहाँ पे उसकी फेवरेट डिश यहाँ पर बनी हुई थी जो कि किसी और ने नहीं, नुआन ने ही बनवाई थी। वो यहाँ पर आता है तो वो उसकी मॉम को वही हैट का पार्ट थोड़ा-सा बना के लेके आया था और रिमी को दिखा रहा होता है कि वो प्रोसेस में है। कैसा लगा तुम्हें ये? ऐसे ही चाहिए था ना? रिमी ये देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है। नुआन प्यार से उसे किस करते हुए कहते थे, "अभी तो बस इंटरेस्ट वसूल रहा हूँ। साथ में नाइट स्पेंड करने वाला पूरा लोन तो मैं हेड बनने के बाद तुमसे ले ही लूँगा।" रिमी के मन में सवाल थे कि क्या सच में नुआन उसे प्यार करने लगा? उसे कहता है मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें जो करना है करो। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इधर क्योंकि मैं मुझसे कह रही होती कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ग्रैंडफ़ादर को रिमी पसंद है। तुम शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हें बाहर जो करते रहना हो खुलेआम करना। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। क्यों भड़क जाता है जैसे कि आप और डैड किया करते थे।
उसकी मॉम भी गुस्सा करने लगती है कि शादी तो तुम्हें रिमी से ही करनी पड़ेगी। क्यों गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चले जाता है और रिमी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पेपर ढूँढने के लिए आई हुई थी क्यू के कमरे में, जहाँ पर कि क्यू ड्रंक कंडीशन में यहाँ आता है और पूछ रहा था कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। रिमी बहाना बनाने लगती कि तुम्हारी मॉम शादी करने के लिए बोल रही है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा हाउस स्टेशन ढूँढने के लिए आई हुई थी। क्यू उसे कहता है वो मेरे पास नहीं है, मॉम सँभाल कर के रखती है। फिर वो वहाँ से मजबूरी में चुपचाप जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कमरे से बाहर निकल जाती है। क्यू सोच रहा होता है कि रिमी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगले दिन एक पार्टी में जाने के लिए रिमी एक ड्रेस चेंज करने के लिए शॉप में जाती है। वो उसी का शॉप था और ये बात किसी को पता नहीं था। वहाँ पर वो नुआन को देखती है। नुआन रिमी के लिए ही ये चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस बाय करने के लिए आया हुआ था। रिमी यहाँ पर आती है उसके पूछने पे कि रिमी कौन है यहाँ पर, क्योंकि मैनेजर बहुत इसके साथ तरीके से बात कर रहा था। तो रिमी कहती थी कि एक्चुअल में मैं यहाँ की ओल्ड कस्टमर हूँ, रेगुलर बेसिस पर आते रहती हूँ। इसीलिए यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है? नुआन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम जैसा ड्रेस पहनी हो वैसा ही ड्रेस सिलवाने के लिए आया हुआ हूँ और मुझे बहुत सारे ड्रेसेस वैसे सिलवाने हैं। तुम यहाँ के रेगुलर है तो तुम बताओ कि यहाँ का तुम्हारा फेवरेट कौन-सा फैब्रिक है? मैं उसी से इस तरीके से जो है बनवाऊँगा वो ड्रेस। तो रिमी सोचती है कि ये इतना अमीर है, इससे सस्ता सा फैब्रिक क्यों ही चिपकाना? क्यों ना थोड़ा फ़ायदा कमा लेते हैं। अगर वो महँगा वाला फैब्रिक से ड्रेस बनवाएगा तब तो बहुत ही अच्छा है। यही सोचते हुए वो उसे कहती है कि एक्चुअल में ये जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है और इससे वो ड्रेस काफ़ी खूबसूरत बनता है। तो रुहान उसे टोटल 10 वो ड्रेस बनाने के लिए बोलता है। हर कलर में उसे वो चाहिए था। अब वैसे तो मैनेजर उसे डिस्काउंट दे रहा था लेकिन नुआन लेता नहीं है। फिर ही मैं अपने लिए एक ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो नुआन उसके पीछे-पीछे चेंजिंग रूम में उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है क्योंकि उसका ड्रेस फिट नहीं बैठ रहा था। वो रिमी से कह रहा होता है कि वैसे इस ड्रेस में तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। रिमी को अपने पास खींचता है और उस ड्रेस का चेन इस तरीके से बंद कर देता है। रिमी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। नुआन रिमी को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए बोलता है। वो दोनों यहाँ पर उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि नुआन अपने दोस्तों से मिल रहा था और रिमी को भी इंट्रोड्यूस कर रहा था। वो लोग उसके ड्रेस की काफ़ी बड़ाई कर रहे होते हैं तो रिमी कहने लगती है कि हाँ, हाँ, एक शॉप है वो बहुत ही अच्छा ड्रेस सेल किया करता है। आप ना वहाँ से इन ड्रेसेस को लेकर के अपना यूज़ कर सकते हो। रिमी लगे हाथ अपने बिज़नेस का एडवर्टाइज़मेंट भी कर रही होती है। तभी एक गर्ल वहाँ पर आती है जो कि नुआन को पसंद करती थी। उसकी फैमिली यहाँ पर नुआन की शादी उससे कराना चाह रही होती है। बट वो गर्ल में नुआन इंटरेस्टेड नहीं था। रिमी को वो उसकी लव राइवल लगती है लेकिन रिमी ऐसे दिखाती है कि नहीं, नुआन तो बस उसका अंकल है, उसका फियांसे क्यों है। बातों-बातों में उन दोनों का नीचे एक्चुअल में अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट को लेकर के थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी। वो पार्किंग रिमी लगाने वाली थी। तो मजबूरी में उस गर्ल को वहाँ से निकालना पड़ता है अपनी कार। लेकिन यहाँ पे रिमी बताती है कि एक्चुअली मैं जैसा ड्रेस पहनी हूँ ना, वैसा ही नुआन को पसंद है। अगर आप उसे इम्प्रेस करना चाहती हो तो आप ऐसे ही ड्रेसेस पहनो। तो वो लड़की काफ़ी रेडी हो जाती है, रिमी से पूछती है उसने ड्रेस कहाँ से लिया? तो वो उसे अपने शॉप का बारे में बता देती है और भी लोग यहाँ पर रिमी को नुआन का रिलेटिव समझ कर के उससे बहुत सारे सवाल उसके बारे में कर रहे होते हैं, मोस्टली लड़कियाँ। तो रिमी उसकी पसंद-नापसंद के बारे में बताने लगती है। नुआन जेलस होकर के रिमी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है तुम सच में मेरी सेटिंग बिगाड़ रही थी वहाँ पर? रिमी कहती हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर चाह ही रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, तो फिर अच्छी बात है ना। और यहाँ पर तुम में वो गर्ल भी तो इंटरेस्टेड है, नुआन उसे कहता है, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भले ही मेरी फैमिली उससे मेरी शादी फिक्स करना चाह रही थी लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रिमी उसे छेड़ते हुए कह रही थी तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद हैं? और जानबूझ करके नुआन को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। नुआन भी आगे बढ़ के रिमी को भी किस करने ही वाला था कि रिमी उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, हम लेफ्ट में हैं, पब्लिक में ये सब कुछ मैं नहीं करने देने वाली हूँ। अब नुआन बेचारा जैसे-तैसे अपने अरमानों पर कंट्रोल पाता है। रिमी वहाँ से बाहर निकलती है। वो नुआन के साथ ही जा रही थी तभी कुछ इमरजेंसी आ जाता है नुआन के बिज़नेस में और वो जाने से पहले चोरी-छिपे रिमी के बैग में अपना कार्ड डाल देता है, एटीएम कार्ड, और वहाँ से ये कह के जाता है वो घर पर उसका इंतज़ार करेगी, क्यू से जितना हो सके दूर रहेगी। वो जल्दी ही अपना ये काम ख़त्म करके लौटता है। रात में जब रिमी अपना बैग चेक कर रही थी तो उसे नुआन का एटीएम कार्ड मिलता है। तभी नुआन उसे कॉल करता है और कहता है कि उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। रिमी उसे कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। नुआन कहता है आई नो तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए होंगे लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो खर्चे के लिए मैं तो तुम्हें पैसे दूँगा ना, जितना चाहिए होंगे उस कार्ड में से निकाल लेना।
रिमी चुपचाप फ़ोन कट कर देती है। उसे नुआन के पैसे एक्चुअल में इस टाइप से नहीं चाहिए थे। फिर जब वो अपने घर जाती है तो इस तरीके से यहाँ पे क्यू और उसकी मम वापस से उसे बुली करने लगती है। स्कूल में इस तरीके से क्यू का कार को लेकर के इंसल्ट जो हुआ था, वैसे तो रिमी चुप थी लेकिन जब फादर इधर आने लगते हैं तो वो रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है। फादर पूछते हैं क्या हुआ? रिमी यहाँ पर कह रही होती है कि फादर मैं तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हुई हूँ कि एक्चुअल में क्योंकि मम वो लैंड देने के लिए तैयार हो गए लेकिन बदले में वो जो थिएटर है उसके 80% शेयर माँग रही है। उसका ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आप साइन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके फादर खुश हो जाते हैं, वैसे भी थिएटर डूब रहा था, 80% शेयर दे भी दिया तो क्या ही बदल जाएगा। लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे तो क्यू से कहती है, क्यों ना हम लोग जीजू से कहती है, क्यों ना हम लोग क्यू के डैड मॉम से एक बार बात कर लें, क्या पता ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में वैलिड है या नहीं। तो फिर वो कहते हैं, हाँ, हाँ बेटा ठीक है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार क्यू की मॉम से बात कर लेते हैं। तो रिमी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, कहती है ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स करती हूँ, उन्हें जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको बता दूँगी, आप जाके उनसे मिल लेना। यहाँ पे रिमी के फादर उसे बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं। क्यू की मॉम उसे आइडिया देती है, जीजी की मॉम, जाकर के क्यू को पटाने के लिए, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, वो तुम्हारे चार्म में फंस ही जाएगा। बाहर जाकर के रिमी के फादर से कहते हैं जितनी जल्दी हो सके क्यू की मॉम से बात करो, हमारी कंपनी की हालत खराब हो रही है। फाइनली रिमी जो चाहती थी वो हो रहा होता है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके क्लब में मिलने के लिए बोलती है। अगले सीन में रिमी जैसे ही अपने फ्रेंड से मिलने के लिए निकलती है तो कुछ बदमाश आदमी आकर के उसे पकड़ लेते हैं उस पर अटैक करने के लिए। वो लोगों ने उसे एज ए होस्टेज इस्तेमाल किया था वहां से निकलने के लिए, लेकिन तभी वहां पर नुआन सामने आता है और उनसे फाइट करता है। उनसे लड़ने के चक्कर में और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी इंसर्ट हो गया था, लेकिन वो रिमी को इंसर्ट होने नहीं देता है। रिमी उसे ऐसे इंसर्ट देख करके बहुत ही परेशान होने लगती है। कहीं न कहीं वो भी नुआन को पसंद करने लगी थी और यहाँ पर बस वो ये बात को शो नहीं कर पा रही होती है। कार में वो उसका फ़ोन ऐड कर रही होती है और कहती है, "मैंने तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे रख लो।" वो कह रहा होता है, "जो मैंने तुम्हें दे दिया सो दे दिया।" वो अपने दोस्त के घर पे लेकर के जाता है। रिमी को लग रहा था कि ये यहाँ क्यों लेकर के आया? क्या ये सच में इतना रिलायबल है? इस बात पे नुआन उसे कहता है, "डोंट वरी, ये बहुत ही फेमस डॉक्टर है, इसकी एबिलिटी पर हम डाउट नहीं कर सकते।" फिर इस तरीके से उसका फ्रेंड यहाँ पर नुआन का फर्स्ट एड कर रहा होता है। रिमी को परेशान देख करके वो कहीं न कहीं समझ ही रहा होता है कि रिमी और नुआन के बीच में क्या चल रहा है। और रिमी को भेजता है कि जाओ, जाकर के उसका हेल्प करो, उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो जाकर के उसका फर्स्ट एड करती है, जहाँ पर कि वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, उसका केयर करती है। वो चुप थी, तो फिर वो उसे किस कर लेता है। रिमी वहाँ से चली जाती है, उसका फ्रेंड उसे छोड़ रहा था कि भाई मैंने तुम्हारा हेल्प किया है, देखो वो बंदी तुम पे लट्टू होते जा रही है। वो रिमी को कहता है कि देखो आज इसे गोली लगी है, तो आज रात रुक करके इसका ख़्याल कर देना, क्योंकि अगर नहीं करोगी, इसकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकता है। रिमी यहीं पर आज उसके घर स्टे करके उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है और फिर रात में उसे तेज़ फ़ीवर था। उस फ़ीवर की वज़ह से वो थोड़ी परेशान हो जाती है और ऐसे वापस से उसके फ्रेंड को कॉल करके बोलती है कि ऐसे फ़ीवर है, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो उसे कुछ आइडियाज़ बताता है जिसके थ्रू वो पूरी रात उसका केयर करती है। इसके बाद नुमान अगली सुबह जगता है तो देखता है कि वो अब भी उसका फ़िक्र कर रही है और उसी के साथ है। वो थोड़ा और ज़्यादा उससे प्यार करने लगता है। रीमा उसका केयर करते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, फिर भी तुम्हें ये सब कुछ काम क्यों करना पड़ता है? वो इस बात का जवाब नहीं देता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरा पर्सनल बिज़नेस है। वो लोग मुझे मारने के लिए आए थे। इधर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होती है वो क्यू को पटाने के लिए जा रही होती है, ये सोचते हुए कि मेरी ब्यूटी चार्म से तो वो फँस ही जाएगी। बातों-बातों में वो उसे कह रही थी कि तुम्हारी मॉम ने कहा है ना कि वो इस तरीके से हमारा वो थिएटर लेकर के हमें 60 मिलियन देने वाले हैं। ये झूठ रिमी ने अपने डैड से बोला था। यहाँ पर ये बात तो क्यू को पता ही नहीं था। वो उससे इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्लेरिफ़िकेशन के बारे में बात करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रिमी आ जाती है और वो जेलस होने की एक्टिंग करने लगती है। उसे डर था कि अगर यहाँ पर क्यू ने ये बात जान लिया तो फिर उसका पूरा प्लान फ़ेल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि एक्चुअल में वो जेलस हो रही है और वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है, ये सोचते हुए कि पहली बार वो किसी लड़की को लेकर के जेलस हुई है। रिमी वहाँ से बाहर निकलती है, वो दिमाग लगाते हुए
क्योंकि मॉम को कॉल कर देती है, रोने-धोने का एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो मेरी बहन को अपने साथ लेकर के गया है। वो बाहर जो करता था मैं इग्नोर कर देती थी, लेकिन कम से कम मेरी बहन के साथ अफ़ेयर मत चलाएँ। उसकी मॉम सीधे क्लब में पहुँच जाती है, रिमी को लेकर के और जीजी को डाँट लगाने लगती है कि मेरे बेटे को पटाने का कोशिश मत करो, तुम्हारी शादी तो मैं अपने बेटे से किसी हालत में नहीं होने दूँगी। तो क्यों जीजी से उस बारे में पूरी बात नहीं कर पाता है, रिमी भी रोने-धोने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि डोंट वरी बेटा, जो है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा शादी के बाद। मैंने उसे समझा दिया है। अब रिमी भी अंडरस्टैंडिंग होने की एक्टिंग करने लगी है। उनके जाने के बाद वो क्यू को डाँटते हुए कहती है कि कम से कम शादी तक अब कंट्रोल रखो। शादी नहीं करोगे तो फिर बिज़नेस की कंपनी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है ना। इधर हम लोग देखते हैं कि रिमी घर पहुँचती है तो क्यू झूठ-मूठ का उससे माफ़ी माँगने के लिए आता है। और रिमी यहाँ पर माफ़ करने का एक्टिंग भी कर देती है। वो उसे कहता है कि हम फिर से शुरुआत करते हैं। रिमी हँसते हुए मन में सोचती है हाँ 54th गर्ल मुझे ही बनाने वाला है ये। बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसे उससे घिन आ रही होती है। रात में उसे नुआन का कॉल आता है और वो उसके घर के बाहर था। रिमी उससे मिलने के लिए जाती है तो वो प्यार से उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुमने तो मुझे याद ही नहीं किया। रिमी उसे कहती है मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, इसी वजह से मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। एक तरफ इनका प्यार परवान पे था और दूसरी तरफ क्यों इसी उम्मीद में था कि रिमी को उसकी बहन से जेलस हुई, इट मीन्स कि वो उसे थोड़ा तो अभी पसंद करती है। थोड़ी देर नुआन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो अपने घर चली जाती है। नुआन उसे कहता है हम फिर कब मिलने वाले हैं? वो कहती है कल ही, डोंट वरी। और उसे खुद नुआन को जाने देने का मन नहीं था, लेकिन ऐसी मजबूरी थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि रिमी इस तरीके से अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो अब अपनी आइडेंटिटी कम से कम नुआन को बताने का डिसाइड करती है। वो ऐसे लोटस की फ़ोटो क्लिक कर रही होती है, स्लिप करने लगती है, तभी नुआन आकर के उसे सेव कर लेता है। और यहाँ पर उसकी स्टेप मदर इन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि रिमी का अफ़ेयर नुआन के साथ चल रहा है और फैमिली वाले को बता कर के वो शादी तुड़वा रही है। कहीं न कहीं नुआन ये चीज़ देख लेता है। उसे पता था कि आगे क्या तमाशा होने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर जाकर के वो क्यू के ग्रैंडफ़ादर को फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि रिमी का अफ़ेयर उसी के अंकल के साथ चल रहा है। क्यू भी वहाँ पर आता है, ये फ़ोटो देख कर के वो रिमी पर भड़कने लगता है कि वो फियांसे है उसकी और वो उसके साथ चीटिंग कैसे कर सकती है। ग्रैंडफ़ादर को तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। अब वो रिमी को गलत ठहरा रही थी, तभी नुआन बीच में आ जाता है और कहता है जिस फ़ोटो में तुम देख रही हो वो मैं हूँ, तुमने ये क्यों नहीं बताया? एक्चुअल में उस समय उसकी स्टेप मदर ने वो ये नहीं देख पाया था कि उस फ़ोटो में नुआन है। नुआन कहता है कि एक्चुअल में रिमी लोटस की पिक्चर लेते हुए स्लिप कर रही थी, तो मैंने बस उसे सँभाला था। फ़ोटो को गलत एंगल के लेने की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि मैंने इसे हग किया हुआ है और मैंने इसे कोई हक नहीं किया। क्या अब आप मुझ पर भी डाउट करोगे? अब ये बात सुनते ही यहाँ पर जीजी की मॉम चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि नुआन कौन है। रिमी उसे खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हो। तुम खुद एक मिस्ट्रेस हो, मेरी मॉम की जगह पर तुम मेरे घर में आई थी। मुझे अपनी तरह समझी हो कि अब मैं क्यों से एंगेज हूँ, भला मैं उसे धोखा क्यों देने वाली हूँ? वो परफेक्ट बंदा है, अमीर है, हैंडसम है। वो झूठ-मूठ का उसकी और ज़्यादा बड़ाई कर रही होती है ताकि घर वालों को लगे कि नहीं रिमी और क्यों अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस है। ग्रैंडफादर रिमी को कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन क्यों नुआन को वार्न करता है कि रिमी उसकी फियांसे है। नुआन कहता है वो कोई सामान नहीं है जो तुम उस पर अपना हक जता रहे हो। इधर रिमी वो डांसर बन करके अपने थिएटर की तरफ जा रही होती है, तभी एक लड़का उसे छेड़ने के लिए आता है। एक्चुअल में वो लोग उसे वही डांसर समझ करके यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आए हुए थे। रेमी उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही होती है, तब तक नुआन यहाँ पर उनका हेल्प करने के लिए आ जाता है। रिमी को लग रहा था कि कहीं वो उसका वापस से फेस ना देख ले और अब वो अपना फेस अभी नहीं रिवील करना चाह रही होती है। बट नुआन यहाँ पर उसका हेल्प करता है और कहता है कि डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें सेव करके लेकर के चलता हूँ, ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नुआन को यहाँ आया हुआ देख करके वो गुंडे वहाँ से फरार हो लेते हैं। रिमी यहाँ पर अपना फेस बचाती है ताकि नुआन उसे देख ना पाए। इसके बाद वो नुआन के घर जाती है जहाँ पर कि उसकी इंजरी को उसे चेक करना था। लेकिन नुआन भाई साहब तो रिमी के साथ कुछ और ही करने के इरादे में थे। दोनों का रोमांस यहाँ पर चल रहा होता है। वो रिमी से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो उसे बताना चाह रही है, लेकिन रिमी
अभी फ़िलहाल उस बात को टाल देती है क्योंकि वो सोचती है कि पहले वो अपने फ़ादर से वो थिएटर के पेपर साइन करा ले, फिर वो नुआन को बताएगी कि एक्चुअल में वो कौन है। नुआन भी जानता था कि रिमी किसी रीज़न से ही ये बातें उससे छुपा रही है, इसी वज़ह से वो उसे फ़ोर्स नहीं करता है क्योंकि कहीं न कहीं उसे डाउट तो हो चुका था कि रिमी है वो डांसर है। वो उसे फ़ोर्स नहीं करता है कि वो उसे ये बात बताए। अगले दिन रिमी को इन्हीं के घर पर डांस परफॉर्मेंस देना था। वो अपना आर्ट का परफॉर्मेंस देना था। अब वो कैसे-कैसे उनसे छुपते-छुपाते ये काम कर रही होती है। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे थिएटर पर, रिमी को जा कर के परफॉर्म करना था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब रिमी यहाँ पर पेट दर्द का बहाना बना कर के वॉशरूम के लिए निकल लेती है। नुआन तो समझ जाता है कि वो जाएगी नहीं, तो फिर यहाँ पर कैसे ही उसका ये काम होगा। इसी वजह से वो उसे रोकता भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जाती है और अपना रेडी-वेडी हो करके स्टेज पर आकर के परफ़ॉर्मेंस देती है। स्टेज पर आकर के जब वो अपना परफ़ॉर्मेंस देती है, तो फिर सारे उसके परफ़ॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा डांस यहाँ पर करती है। बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर ग्रैंडफ़ादर जो थे वो रिमी का डांस परफ़ॉर्मेंस ऐसे देखना चाह रहे होते हैं। अब सब यहाँ पर रिमी को खोजने लगते हैं कि आखिरकार वो कहाँ गई भाई? तो यहाँ पर वो वापस से पेट दर्द का बहाना बना कर के ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। नुआन को वो दवा लाने के लिए मैसेज करती है। नुआन उसके लिए दवा लेकर के आता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं सच में तो उसकी तबीयत ख़राब नहीं है ना? लेकिन रिमी ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। नुआन इस एक्टिंग करने में उसका सपोर्ट कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि नहीं-नहीं अब वो ठीक है और ज़्यादा परेशान होने वाली यहाँ पर बात नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से जो लड़की यहाँ पर नुआन को पसंद करती थी, जिससे कि उसका शादी होने वाला था, वो यहाँ पर आती है उससे बात करने के लिए और नुआन के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए। ग्रैंडफ़ादर भी नुआन को उस गर्ल से एंगेज होने के लिए कहते हैं, लेकिन नुआन इनडायरेक्टली उन्हें मना कर रहा होता है और कह रहा था कि नहीं, वो अभी एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। रिमी को वो अंडर द टेबल ऐसे फ्लर्ट कर रहा होता है, वो रिमी को छोड़ कर के भला किसी और से एंगेज होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रिमी जैसे-तैसे अपना हाथ छुड़ाती है ताकि यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर को पता ना चल सके। इधर हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्यू की मॉम रिमी के लिए ऑरेंज जूस लेकर के आती है। वो यहाँ पर उसमें लव डोज मिला के लेके आई थी। रिमी को ये बात पता नहीं था और वो ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करते ही उसे काफ़ी नशा होने लगता है। तो वो उसे बहाने से कमरे में लेकर के जाती है। थोड़ी ही देर बाद इधर क्यू अपनी मॉम के कहने पर रिमी के कमरे में आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। रिमी को थोड़ा यहाँ पर होश आता है और वो उसे रेजिस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे नुआन कमरे में आ जाता है और वो क्यू की पिटाई लगा देता है। इस बात पर क्यू भड़क जाता है ये कहते हुए कि रिमी फियांसे है मेरी, अगर मैं उसके साथ इंटीमेट होना भी चाह रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? नुआन कहता है शादी के बाद भी तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होए। रिमी जैसे-तैसे करके नुआन का गुस्सा शांत करती है। ग्रैंडफ़ादर और सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो कि उसकी मॉम थी वो रिमी को ही ज़िम्मेदार ठहरा रही होती है। ये वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो? अगर वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना भी चाह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ग्रैंडफ़ादर भी यहाँ पर क्यू की मॉम को डाँटने लगते हैं और कहते हैं शर्म आना चाहिए तुम्हें, तुम भी यहाँ पे रिमी को भी कह रही हो, तुम्हारे बेटे की यहाँ गलती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? एक छोटी-सी लड़की को इस तरीके से वो बिहेवियर नहीं कर सकता है, जैसे-तैसे करके यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट किया जाता है। नुआन ग्रैंडफ़ादर से कहता है कि मैं इतने दिनों से कंपनी सँभालने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अब मैं कंपनी सँभालने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रैंडफ़ादर कंपनी का सारा ज़िम्मा नुआन को दे देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नुआन इस बात का पता फाइनली लगवा रहा होता है कि क्या यहाँ पर रिमी ही वो डांसर है। कुछ वीडियो जैसे मिलते हैं जिन्हें देखने के थ्रू वो समझ जाता है कि हाँ, एक्चुअल में यहाँ पर वही दोनों सेम इंसान हैं और अब उसे इस चीज़ का काफ़ी मज़ा आने वाला था क्योंकि वो उसे लेकर के रिमी को छेड़ने वाला था। अगले दिन हम लोग रिमी को देखते हैं, वो इस तरीके से नुआन से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो डांसर गर्ल बन के आई थी, उसने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था। रिमी वहाँ पर अपना सीक्रेट रिवील कर देती है। नुआन से कहता है तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जो करना है करो, मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूँगा। रिमी उससे कहती है मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें इस वज़ह से खो ना दूँ। तभी नुआन को पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर हॉस्पिटल में है। जल्दी-जल्दी वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स उन्हें बचाने का कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन थी। नुआन का फ्रेंड भी
यहाँ पर आया हुआ था। रिमी नुआन को हग करके इमोशनल थी। यहाँ पर क्यों देख लेता है, वो समझ जाता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। रिमी उसे कहती है कि अगर ये बात ग्रैंडफ़ादर तक पहुँचा भी ना, तो तुम सोच लेना, तुम्हारे जो अब तक के 53 अफेयर्स हैं ना, उन सारे का प्रूफ़ मेरे पास ग्रैंडफ़ादर को देने के लिए सही सलामत रखा हुआ है। तो अगर उनकी तबीयत ख़राब के समय तुमने ये बकवास किया, तो फिर तो तुम गए ही समझे। तभी यहाँ पर डॉक्टर सागर के बताते हैं कि ग्रैंडफ़ादर ठीक है। रिमी भी थोड़ा-सा चैन का साँस लेती है कि कम से कम अब वो स्टेबल है। वो लोग ग्रैंडफ़ादर से अंदर मिलने जाते हैं। जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर को कैसे भी करके पता चल चुका था नुआन और रिमी के अफ़ेयर के बारे में, तो वो नुआन को ऐसा पनिशमेंट दे रहे होते हैं कि वो क्यों की है फियोंसे को क्यों पटाया। इस बात पर रिमी बीच में आती है और कहती है कि ग्रैंडफ़ादर एक्चुअल में क्यों ने मुझे पहले चीट किया था। उसने बाहर कितनी सारी लड़कियों के साथ रोमांस किया हुआ है पहले। इस बार मैंने नुआन को चूज़ करने का इनिशिएटिव लिया था। ग्रैंडफ़ादर रिमी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते और कहते ठीक है, अब जब तुम दोनों के बीच बातें यहाँ तक पहुँच ही चुकी हैं, तो फिर तुम और नुआन जा कर के जल्दी से शादी का सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया तुम्हारे और नुआन के रिलेशनशिप को गलत समझे। वो दोनों ये बात सुन कर के खुश हो जाते हैं और क्यू को गुस्सा आने लगता है। बोलता है कि रिमी मेरी फियोंसे है। ग्रैंडफादर उसे डांटते हुए कहते हैं बहुत जल्दी समझ में आ गया, अगर बाहर चीटिंग नहीं करते तो क्या कभी रिमी नुआन के पास जाती, और ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हें आपसे कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है 2 सालों तक। तुम अपनी गलतियों का अफ़सोस जताओ, तब तक नुआन और रिमी शादी करके अपनी एक नई लाइफ़ की शुरुआत करेंगे। क्योंकि मॉम समझ गई थी कि अब शांति से बैठने का वक़्त नहीं है, उन्हें ही कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उनका बेटा तो नालायक है, वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक इंसान से मिलने के लिए लेकर के चलती हूँ। अब ऐसा डू और डाई वाला सिचुएशन आ चुका है, तो वही इंसान हमारा हेल्प कर सकता है। वो उसे एक इंसान से मिलने के लिए लेकर के जाती है जो कि कहने को नुआन का दुश्मन था, लेकिन उससे दोस्ती करके उसके साथ बिज़नेस का काम किया करता था। वो नुआन से बहुत ही नफ़रत करता था और यहाँ पर वो और क्यू दोनों ही साथ मिल कर के अब काम करने वाले थे। इधर नुआन ने रिमी के मॉम का वो जो हेड था डांस वाला, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। ये देखते ही रिमी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी नुआन को उस बिज़नेसमैन का कॉल आता है और वो कहता है कि उसके साथ बिज़नेस डीलिंग करना चाहता है। तो नुआन रेडी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में क्यों और उसकी मॉम का ये सब कुछ चाल है बिज़नेस डीलिंग करने के लिए। वो जाता है वहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग रिमी को देखते हैं। वो डांसर गर्ल यहाँ पर बन कर के आई हुई थी, क्योंकि वो कह रहा था कि उस डांसर गर्ल को भी साथ में लेकर के आना, मैं उसका बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। और यहाँ पर तो क्यू ने ये बात सुन लिया था ना कि रिमी ही वो डांसर गर्ल है, इसी वज़ह से ये बातें उसने उस बदमाश बिज़नेसमैन को बता दिया था। फ़िलहाल यहाँ तो वो कुछ ऐसा-वैसा नहीं करता है, चुपचाप बिज़नेस डीलिंग करने की एक्टिंग करता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, रिमी घर के लिए जाती है, तो वो रिमी को किडनैप कर लेता है। इस बात से अनजान नुआन अपना बिज़नेस पेपर पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे वीडियो कॉल आता है कि रिमी को इन लोगों ने किडनैप कर लिया और वो नुआन को वहाँ अकेले बुलाते हैं। अगर वो रिमी को बचाना चाहता है, तो नुआन सब कुछ छोड़ कर के रिमी को सेव करने के लिए जाता है। वहाँ पर क्यू भी आया हुआ था और वो बिज़नेसमैन भी दोनों साथ में था। नुआन को वहाँ अकेला आया देख कर के वो लोग सोच रहे होते कि वो अकेले आया है। ऐसे सिचुएशन में वीक ही होगा और हमसे नहीं लड़ पाएगा। रिमी को बचाने के चक्कर में वो इंजर्ड ज़रूर हो जाता है, लेकिन रिमी को सेव कर लेता है। तब तक उसका सेक्रेटरी यहाँ पर पुलिस को लेकर के आ गया था। क्यों? और उस बिज़नेसमैन को पुलिस वहाँ से पकड़ के लेकर के जाती है। अगले दिन रिमी वो डांसर गर्ल बन करके जाती है अपने डैड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उसके डैड पैसे के लालच में 80% शेयर रिमी के नाम कर देते हैं। तभी रिमी रिवील करती है कि एक्चुअल में वही वो डांसर गर्ल रिमी है। अब वो लोग ये देख कर के शॉक हो जाते हैं, रिमी को बुली करने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर नुआन बीच में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। नुआन के रहते हुए वो लोग रिमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। रिमी उसे कहती है, अफ़सोस कि अगर तुम्हें ये उम्मीद होगा कि मेरी मॉम का डांसिंग वाला वो हेड सेल करके तुम पैसे कमा लोगे, तो तुम्हारी गलतफ़हमी है, क्योंकि वो हेड नकली है और ये बात मुझे बहुत ही पहले से पता था। जो असली वाला हेड है वो मेरे पास है एक्चुअल में। अब वो लोग पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके थे। वो उसे कह रहा होता है कि कुछ तो पैसे हमारे लिए छोड़ देती है। वो कहती है, अच्छा मेरी मॉम की सारी चीज़ों को तुम लेकर के रखे हुए थे और मुझसे अब भीख की उम्मीद कर रहे हो, वो तो कभी नहीं होने वाला है। फाइनली वो अपनी फैमिली से भी रिवेंज ले लेती है। नुआन और रिमी दोनों एक हो जाते हैं
क्यों जेल में था उसकी मॉम को कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने कंपनी में फ्रॉड किया था और अब वो आराम से सबके सामने अपना डांस कर सकती थी। कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।